चलिए फौरन इस क्लिनिकल रिव्यू का आगाज करते हैं। आज की ये गुफ्तगू क्लिनिक में आने वाले नर्वस और सेक्सुअल एग्जॉस्शन के मुश्किल केसेस पर मबनी है। हम यहाँ दो निहायत अहम और एक दूसरे को मुकम्मल करने वाली रेमेडीज यानी कैलेडियम और पिक्रिकम एसिडम के बारे में गहराई से बात करेंगे ताकि ऐसी शदीद थकावट को ठीक करने के लिए प्रिस्क्राइबिंग स्किल्स को मजीद निखारा जा सके। हमारा आज का सफर बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड है। मुश्तरका अलामात से बात शुरू होगी, फिर हम इन रेमेडीज की मखसूस अलामात, इनके दरमियान फ़र्क, क्लिनिक के रियल वर्ल्ड केसेस और आखिर में प्रिस्क्राइबिंग प्रोटोकॉल को समझेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। एक तसव्वुर कीजिए, क्लिनिक में एक ऐसा मरीज आता है जो शदीद बर्नआउट का शिकार है और उसकी वाइटल फोर्स लगभग खत्म हो चुकी है। ये बिल्कुल वो क्लिनिकल बेस लाइन है जहाँ से इलाज शुरू होता है। अब देखने में दोनों अद्वियात आगाज में बिल्कुल एक जैसी लगती हैं। नर्वस प्रोस्ट्रेशन और सेक्सुअल एग्जॉस्टन बिल्कुल वाज़ेह होते हैं। ये हालत आती कहाँ से है? अक्सर ओवर इंडल्जेंस या जरूरत से ज्यादा ऐशो इशरत इसकी वजह बनती है। मरीज में ख्वाहिश तो होती है पर ताकत वो बिल्कुल सिफर होती है। एक अजीब सी सुस्ती और वाइटल फोर्स का मुकम्मल जाया होना ही इन दोनों रेमेडीज के सबसे अहम शेयर्ड की नोट्स हैं। लेकिन यहाँ आता है सबसे अहम मोड। जब ऐसे मरीज को देखा जाए तो लाइफस्टाइल ट्रिगर्स पर गौर करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। क्या वहाँ टबैको की शदीद तलब नजर आ रही है या फिर ये थकावट किसी शदीद दिमागी मेहनत यानी मेंटल एक्सर्शन का नतीजा है? यही वो सवाल है जो सीधा हमें अलग अलग रेमेडी की तरफ ले जाता है। आइए अब इस नुक्ते पर गौर करते हैं कि कैलेडियम और उसके एटेनोनिक या ढीलेपन के शिकार मरीज की क्या वजाहत है। कैलेडियम सेगिनम का मरीज कैसा होता है? इसकी सबसे बड़ी पहचान है कंप्लीट फ्लैसिडिटी। सेक्सुअल स्फीयर में मुकम्मल एटनी होती है। साथ ही एक बहुत ही हैरानकुन अलामत मिलती है, मीठा पसीना। जी हाँ, स्वीट पर्सपिरेशन, जो वाकई कीड़े मकोड़ों को मुतवज्जे करता है। खवातीन की बात की जाए तो उनमें प्रोराइटिस वोल्वे यानी शदीद खारिश मिलती है। इसके अलावा ऐसी हालत में लोग छोटी आवाजों से डर जाते हैं, भूलने की आदत होती है और सबसे बढ़कर टोबैको की ऐसी शदीद तलब होती है जो हकीकत में मरीज की तकलीफ में इजाफा ही करती है। अब हम अपनी दूसरी रेमेडी पिक्रिकम एसिडम को देखते हैं और समझते हैं कि ये किस तरह एक बिल्कुल ही अलग फिजियोलॉजिकल तस्वीर बनाती है जिसका सारा मरकज स्पाइन पर है। कैलेडियम के बिल्कुल बरअक्स यहाँ एक अजीब ही कशमकश मिलती है। पिक्रिकम एसिडम में परसिस्टेंट प्रियापिज्म होता है, यानी जिस्मानी थकावट अपनी इंतहा पर होती है मगर फिर भी लगातार इरेक्शन रहती है। टांगे और बाजू शीशे की तरह भारी हो जाते हैं। रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन में ऐसी शदीद चलन होती है जो पूरी मायोलिटिक पिक्चर पेश करती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स और दिमागी काम करने वालों में ब्रेन फैग की अलामत बहुत आम है। वहाँ किसी भी किस्म की दिमागी मेहनत से शदीद दर्द या अवर्जनेस पैदा हो जाती है। साथ ही जिल्द पर बॉयल्स और कार्बंकल्स निकल आना भी इन्हीं अलामात का हिस्सा है। क्लिनिक में कामयाबी का राज सिर्फ अलामात देखना नहीं है, बल्कि मिलती जुलती दवाइयों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करना बहुत ही जरूरी है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में बिल्कुल एहतियात बरती जानी चाहिए। इन दो कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज को प्रिस्क्राइब करने से पहले हमेशा एग्नेस कास्टिस, सेलेनियम और फास्फोरिक एसिड जैसी लुक अलाइक दवाइयों से कंपेयर और डिफरेंशिएट करना लाजमी है ताकि इलाज में कोई चूक न हो। इस चार्ट को देखिए, फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ एटोनी है जो कैलेडियम की बुनियाद है और दूसरी तरफ पिक्रिकम एसिडम में प्रायापिज्म और आज़ा का भारीपन नजर आता है। कैलेडियम का असल मरकज खालिस सेक्सुअल एग्जॉशन और टोबैको की तलब पर है, जबकि पिक्रिकम एसिडम का डायरेक्ट अटैक स्पाइनल नर्व्स की जलन और दिमागी थकावट पर होता है। ये कंपैरिजन दवा के इंतखाब में बड़ी आसानी पैदा करता है। थियोरी समझना तो जरूरी है, लेकिन असल मजा तो तब आता है जब हम रियल वर्ल्ड क्लिनिक के केसेस देखते हैं। आइए देखते हैं कि इन दवाइयों ने अमली तौर पर कैसा असर दिखाया है। हमारा पहला दिलचस्प केस एक 38 साला क्लर्क का है। ये चेन स्मोकर थे और मुकम्मल तौर पर इम्पोटेंसी या नामर्दी का शिकार थे, जहां ख्वाहिश तो थी मगर ताकत बिल्कुल नहीं। इस केस में पहले कैलेडियम 30C और फिर 200C दी गई और नतीजा सिर्फ 6 हफ्तों में मुकम्मल शिफा हासिल हुई। कैलेडियम को सिर्फ मर्दों की दवा समझना एक बहुत आम गलती है।
ذرا اس 32 سالہ خاتون کے کیس پر غور کریں. انہیں رات کے وقت شدید پروریٹس ولوے کی تکلیف تھی اور ساتھ ہی وہ میٹھا پسینہ آنے کی نروس علامت بھی موجود تھی. کلیڈیم 200C کی صرف ایک سنگل ڈوز نے 3 ہفتوں کے اندر مکمل آرام پہنچایا. دوسری طرف اگر پکرک ایسیڈم کی بات کریں تو یہ 22 سالہ میڈیکل اسٹوڈنٹ کا کیس کلاسک برین فیگ کی بہترین مثال ہے. دماغی تھکاوٹ ایسی کہ پڑھنا بالکل ناممکن لگ رہا تھا، ساتھ ہی پرائپزم اور سپائن میں جلن بھی تھی. اس پریشان کن صورتحال میں پیکیٹ 30C کی ہفتہ وار خوراک دی گئی اور صرف 4 ہفتوں میں واضح اور شاندار بہتری دیکھنے کو ملی. اب یہ کیس ذرا مختلف اور بے حد دلچسپ ہے. ایک 45 سالہ ٹیچر جس کی ٹانگیں آہستہ آہستہ کمزور ہو رہی تھیں اور ذہنی سستی بڑھ چکی تھی. یہاں ایک نیا کانسیپٹ سامنے آیا، سیکوینشل پرسکرپشن، یعنی پہلے پکریکم ایسیڈم 200C استعمال کروائی گئی اور بعد میں کلیڈیم 30C دی گئی. ان دونوں کے سیکوینس سے کیس مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا. اور اب ہم اس ریویو کے سب سے ضروری اور ایکشنیبل حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی ایگزیکٹلی پرسکرائبنگ پروٹوکول اور سیکوینشل ٹریٹمنٹ کیسا ہونا چاہیے. جب بھی کلینک میں کوئی کمپلیکس اور کرونک کیس سامنے آئے تو اس سیکوینشل پروٹوکول پر عمل کرنا ایک پرفیکٹ اسٹریٹجی ہے. پہلا قدم یہ ہے کہ ہمیشہ پکریکم ایسیڈم سے شروعات کی جائے تاکہ اسپائن کی علامات اور برین فیگ کو اسٹیبلائز کیا جا سکے. اور جب یہ ہو جائے تو دوسرے قدم میں کیلیڈیم کو ایز اے فالو اپ ریمیڈی دیا جائے تاکہ سیکشول اسفیئر اور وائٹل فورس مکمل طور پر بحال ہو جائیں. اس ڈوسیج چیٹ شیٹ کو تو کلینک میں بالکل ہینڈی ہونا چاہیے. یہ صاف سمجھاتی ہے کہ کس پوٹینسی کی ضرورت ہے. اگر حالات ایکیوٹ ہوں تو کلیڈیم 30C دن میں 3 بار اور پکریکم ایسیڈم 6C یا 30C روزانہ مناسب ہے. لیکن گہرے اور کرونک مسائل میں کلیڈیم 200C یا 1M کی سنگل ڈوز اور پکریکم ایسیڈم 200C کی ہفتہ وار خوراک ایک بہت ڈیپ اور لاسٹنگ اثر چھوڑتی ہے. اس ڈیپ ڈائیو کا وقت یہاں مکمل ہوتا ہے، مگر آخر میں ایک بڑا ضروری سوال بنتا ہے. آئندہ جب کلینک میں کوئی ایسا ایگزاسٹڈ برن آؤٹ کا شکار مریض داخل ہوگا تو اس نئے فریم ورک اور ان ٹارگیٹڈ ریمیڈیز کی مدد سے اس کی وائٹل فورس کو بحال کرنے کی حکمت عملی کیا ہوگی، اس عملی نقطے پر ضرور سوچیے گا. چلیے. Wellness Updates with Dr. Adnan Khan.